बीच में मेरे साथ अलूने जी हैं, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं हम अलूने जी को इसलिए बुलाते हैं कि वो कई नए पहलू रखते हैं। तो अलूने साहब, आपसे जानना चाहता हूं, ये टाइमिंग बड़ा चौंकाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी जा रहे हैं और वहां पर दुनिया की सियासत का एक बड़ा किरदार जिसका नाम व्लादिमीर पुतिन है बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के लिए मजबूरी हो गई थी कि उसकी मौजूदगी में साथ मिलना ही पड़ेगा, तो उससे पहले कुछ ऐसा करो कि दोनों अपने अपने देशों में बता सके नहीं नहीं हमने ठीक कर लिया इसलिए मिल रहे हैं। थोड़ा ब्रह्मदीप जी आप बताओ कि वस्तुतः समझौता इसी समय पे क्यों हुआ है और उसकी अनाउंसमेंट तभी हुई है जब रशिया की धरती पर ये दो बड़े नेता तीसरे बड़े नेता की मौजूदगी में उतरने वाले हैं। ब्रह्मदीप जी। डॉक्टर साहब, पहले तो शांति का समझौता, उसका स्वागत तो किया जाना चाहिए, लेकिन कूटनीति में समझौते भी बड़े दिलचस्प होते हैं। एक होता है वास्तविक समझौता। ये वास्तविक समझौता तो है नहीं, क्योंकि मैकमोहन रेखा को भारत मानता है, जो शिमला समझौते के अंतर्गत 1914 में हुई थी, और वास्तविक नियंत्रण रेखा को भारत स्वीकार नहीं करता। उसी कारण से जो 1962 का जो युद्ध हुआ था, तो हमने उस समझौते को हम मानते नहीं है। मतलब ये वास्तविक समझौता नहीं है। फिर क्या ये आभासी समझौता है? हाँ, ये आभासी समझौता हो सकता है कि आप भी शांत रहें, हम भी शांत रहें, क्योंकि यह मूलतः गश्ती कहाँ तक करेगी चीन और भारत की सेवाएं, इसको लेकर समझौता हुआ है। उसके बाद एक समझौता संशय का समझौता। संशय का समझौता तो है ये, क्योंकि भारतीय सेना प्रमुख भी कह चुके हैं कि अभी चीन पर विश्वास करना मुश्किल है, हम देखेंगे जमीन पर विश्वास हो या नहीं हो, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन सब पर डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि न तो वास्तविक, न आभासी, न संशय, ये मजबूरी का समझौता ज्यादा नजर आता है कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, इसके कुछ कारण मुझे नजर आते हैं। अब चाइना की जो सेना है वो ठंड में वहां पर मर रही है, और भारत जो हमारे वीर जवान है वो तो ठंड में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। और दूसरी तरफ जो चाइना है उसको दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व भी बनाए रखना है। तो प्रभुत्व जब बनाए रखना है, भारत क्वाड का मेंबर बन गया है, तो वो यहाँ पर अपनी सेना को क्यों मरवा रहा है ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ताइवान में तो उलझा हुआ है। अब दूसरी तरफ भारत के लिए चुनौती ये कि भारत जो है वो आखिर चाइना से दुश्मनी मोल लेके हासिल क्या कर रहा है? अमेरिका पे भरोसा करेगा क्या, जो अमेरिका कनाडा का साथ खड़ा हो गया है? अमेरिका के लिए क्यों झगड़ा करें हम, जबकि अमेरिका बार बार हमको आंख दिखाने लगा है। अमेरिकी भारत को लेकर कूटनीति समझ में नहीं आती। हम ट्रंप पर विश्वास करें जो कि भारत के खिलाफ कभी भी बोल देते हैं, या कमला हैरिस पर भरोसा करें जो कि कभी भी भारत के मानवाधिकारों पर सवाल उठा देती है। तो ऐसे में पुतिन जो है, जो आपने प्रश्न पूछा था, पुतिन ने मुझे लगता है अपने दोनों पड़ोसियों को समझाया है, और दोनों पड़ोसियों को मजबूरी में समझना भी पड़ा है कि आप अमेरिका के साथ खड़े रहकर किसी भी प्रकार से आखिर हासिल क्या कर लेंगे। और न तो कुछ भारत को हासिल हो रहा था और न ही कुछ चीन को हासिल हो रहा था, और इस सब में किसी को हासिल हो गई थी तो पुतिन को हासिल होगा, क्योंकि 32 राष्ट्र अध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने दुनिया को संदेश तो दे दिया है कि पुतिन जो है वो दुनिया के लिए अछूत नहीं है। दुनिया ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करती। आने वाले समय में ब्रिक्स में और 2-4 अच्छे देशों को लेकर जो पुतिन है उनकी बादशाहत तो बढ़ी जाएगी। और डॉक्टर साहब, आपने थोड़ी सी बात एक और पूछी थी। देखिए, कभी कभी आर्थिक प्रतिबद्धताओं के लिए बाकी चीजों को साइड में छोड़ना ही पड़ता है। ब्रिक्स की बैठक से और डोकलाम विवाद समाप्त हो गया था, तो मुझे लगता है कि ये सारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इससे हमको इसलिए ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या जो आपने सवाल भी पूछा था, क्या अक्साई चीन जो है 38,000 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है वो कहाँ पर है? क्योंकि मैकमोहन रेखा की बात जब भारत करेगा तो चीन पीछे हट जाएगा, और वास्तविक नियंत्रण रेखा के बहाने भारत पर चीन कम से कम एक दबाव बनाने में कामयाब तो हो जाता है। तो अब भारत ने अभी तो देखिए, हमारी मुझे लगता है सेना के